खींवसर के उपचुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण बैठक की तारीख आगे खिसका दी गई है। पहले यह बैठक 27 अगस्त को होनी थी, फिर एक नई तारीख सामने आई 30 अगस्त, लेकिन 30 अगस्त को भी यह बैठक संभव नहीं हो पाई। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि अब यह बैठक 2 सितंबर को प्रस्तावित की गई है। अभी लोगों को इस बात का इंतजार था कि यह बैठक 27 अगस्त को होगी, लेकिन 27 अगस्त का कार्यक्रम नहीं बना। उसके बाद यह तय हुआ कि 27 को संभव नहीं तो फिर 30 को संभव रखी जाए, लेकिन फिर भी बीजेपी के कुछ पदाधिकारी किन्हीं दूसरे कामों में व्यस्त होने के कारण अब इस बैठक की तारीख 2 सितंबर कर दी गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी खींवसर के उपचुनाव को लेकर 2 सितंबर को मंथन करेगी। सितंबर के पहले सप्ताह में यह मंथन होगा और संभावित यह बताया जा रहा है कि नवंबर तक शायद राजस्थान में उपचुनाव की तारीख आ जाए। देखना यह है कि बीजेपी इस मंथन में किस तरीके का मंथन करती है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि जब 2 सितंबर को बैठक प्रस्तावित की गई है तो उस दौरान दावेदार भी सामने आएंगे। कौन कौन दावेदार होंगे, किस तरीके के दावेदार होंगे, ये देखना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। भले ही तारीख आगे खिसक गई, लेकिन खींवसर नागौर में बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ व प्रभारी राधामोहन अग्रवाल के कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं। और नागौर से लेकर खींवसर तक बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां सौंपी गई है, ताकि खींवसर में होने वाली वो बैठक अच्छी बैठक हो। तमाम वो पदाधिकारी जो नागौर के हैं, खींवसर के हैं, वो मौजूद रहे। इसके लिए बकायदा बुलावनी दी जा रही है, क्योंकि प्रभारी राधामोहन अग्रवाल बड़े ही सख्त प्रभारी दिख रहे हैं। हालांकि वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उससे लोग ये पूछने लगे कि क्या उपचुनाव में बीजेपी का भला होगा, या ये प्रभारी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उससे ये ज्यादा नुकसान करेंगे। खैर, ये बात तो तभी पता चलेगी जब उपचुनाव शुरू होंगे या उनका रिजल्ट आएगा। लेकिन खींवसर के इस उपचुनाव को लेकर सबसे दिलचस्प बात यही है कि टिकट किसे मिलेगी। क्या रेवतराम डांगा रिपीट होंगे? क्योंकि सिंपल सी बात है, रेवतराम डांगा वो नेता है जिन्होंने हनुमान बेनीवाल से जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया। मात्र 2059 वोट से बेनीवाल जीते। तो दूसरी तरफ एक बात कही जा रही है कि ये वोट रेवतराम डांगा को नहीं मिले, बल्कि एंटी हनुमान वोट है जो हनुमान बेनीवाल के सामने खड़े हुए मजबूत नेता को मिले। ये खींवसर के वोटरों की प्रवृत्ति आमतौर पे बताई जाती है। ये कहा जाता है कि खींवसर में वोट 2 ही तरह के हैं, हनुमान बेनीवाल के पक्ष वाले और हनुमान बेनीवाल के खिलाफ वाले। यहाँ बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा लोगों को मतलब नहीं, बस एक तरफ वो है जो आरएलपी के साथ है, एक धड़ा वो है जो आरएलपी के या बेनीवाल की विचारधारा के खिलाफ है। और इसी कारण रेवतराम डांगा को जबरदस्त वोट मिले। दूसरा एक कारण यह बताया गया कि रेवतराम डांगा आरएलपी की ही पौध है। आरएलपी से ही रेवतराम डांगा का राजनीतिक उदय हुआ, क्योंकि प्रधान के चुनाव से पहले रेवतराम डांगा गांव के सरपंच या सरपंच का चुनाव लड़ चुके ही नेता थे। फिर उनकी पत्नी प्रधान बनी। उसका राजनीतिक उदय आरएलपी से ही हुआ। ऐसे में लोग यही कह रहे हैं कि रेवतराम डांगा मूल रूप से आरएलपी की पौध है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल को उन्होंने डेंट किया, नुकसान किया, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि आरएलपी का वोट बैंक किस तरीके का है और बड़ी लंबी चौड़ी रिश्तेदारियां रेवतराम डांगा की खींवसर में है। इसी कारण जीत का अंतर हनुमान बेनीवाल का कम हो गया, ये भी लोग कहते हैं। लेकिन नतीजा जो रहा वो इस पूरी बात का सारांश है कि नतीजा बड़ा ही दिलचस्प रहा। रेवतराम डांगा ने वाकई में चुनौती के साथ चुनाव लड़ा। मात्र 2059 वोट से बेनीवाल जीते। ये रिकॉर्डेड चीज है। भले ही किन्हीं कारणों से यह चीज हुई हो, चाहे रिश्तेदारी की वजह से वोट मिले या फिर एंटी हनुमान माहौल बनने से वोट मिले, लेकिन वोट रेवतराम डांगा को ही मिले जो बीजेपी के प्रत्याशी थे। इस बात को कोई नकार सकता नहीं। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे ही रहे। लेकिन अब सवाल यह है कि अब जब उपचुनाव होगा तो उस उपचुनाव में क्या रेवतराम डांगा पर ही दांव खेला जाएगा, या बीजेपी के मन में कुछ और भी चल रहा है? क्या ज्योति मिर्धा दावेदार हो सकती है,
या रेवंत राम डांगा, ज्योति मिर्धा दोनों को छोड़कर कोई तीसरा दावेदार होगा। ये बहुत सारी बातें चल रही है फिलहाल, ऐसा नहीं है कि पब्लिकली चल रही है, लेकिन नेता, उन नेताओं के कार्यकर्ता, उन सब के दिमाग में ये बातें हैं। हर नेता का अपना कार्यकर्ता होता है, वो कार्यकर्ता ये सोचता है कि मेरा ही नेता चुनाव लड़े, तो दूसरे नेता का कार्यकर्ता सोचता है कि मेरा ही नेता चुनाव लड़े। तो मेरा मेरा के चक्कर में कहीं आपस में खींचतान नहीं हो जाए, इसका भी डर सता रहा है। कुछ वीडियो या एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था, उस वीडियो के वायरल होने के पीछे का कारण भले ही कुछ भी रहे, लेकिन उसे एक बात जरूर पता चली कि देखिए कुछ ना कुछ तो है। ऐसा नहीं है कि सबके बीच प्रेम भाव है, हो सकता है कि नेता नेता के बीच प्रेम भाव हो, लेकिन उन नेताओं के कार्यकर्ताओं के बीच प्रेम भाव है या नहीं है, वो तो उस वीडियो से पता ही चल गया, वरना वो वीडियो वायरल ही क्यों होता। तो ये बीजेपी के लिए वाकई में परेशानी वाली बात है कि नेता और नेता वो तो आपस में कोऑर्डिनेशन में दिख रहे हैं, लेकिन उन नेताओं के कार्यकर्ता नहीं दिख रहे, वरना वीडियो ही वायरल क्यों होता। खैर वो बात आई गई हो गई। वीडियो वायरल करने वाले लड़कों को काफी डांट फटकार भी एक तरीके से दिया गया, और उन्होंने इस बात को लेकर ये रियलाइज भी शायद किया कि हमसे कोई भूल चूक हुई है, बचपना है, बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। एक बार लोगों ने जरूर इस बात के मजे लिए, कई लोगों ने बगड़ावत मंत्री तक एक नेता को कह दिया। ये खैर ये चीजें होती रहती राजनीति में, लेकिन लाख रुपए का सवाल यही है कि क्यों सरकार बीजेपी का प्रत्याशी कौन, क्या प्रत्याशी आम सहमति के साथ नागौर में क्यूंसर के नेता ही तय कर लेंगे, या फिर बीजेपी के बड़े नेता प्रत्याशी तय करेंगे या थोपेंगे। यह सवाल बड़ा गहरा है। 2 सितंबर को जब बैठक होगी उसमें बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी चर्चाएं होने वाली है। वो जयचंद वाले किस्से, भविष्य का प्रत्याशी या कोई रणनीति, कैसे चुनाव लड़ना है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो जाहिर तौर पर बीजेपी जीतना तो चाहेगी। जैसे पिछली बार कांग्रेस ने जीतने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नारायण बेनीवाल जीत गए। इधर हनुमान बेनीवाल ने राजपूत समाज के बीच अपनी जड़ें और गहरी कर ली है। ऐसा नहीं है कि जड़ें गहरी नहीं थी, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, वरना नारायण बेनीवाल को उस बेल्ट से, चांदा पट्टी से वोट नहीं मिलते। जड़ें तो पहले से थी, तभी तो वोट मिले, और इन जड़ों को अभी और गहरा किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी शायद यह प्रयास नहीं कर रही है कि राजपूत समाज को, विशेषकर क्यूंसर वाले का मैं जिक्र कर रहा हूं, कि इनका या इनसे कोई बात की जाए या कोई तालमेल बैठाया जाए। दूसरी तरफ बेनीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है। अब इसका पॉजिटिव पक्ष तो यह है कि राजपूत समाज के साथ हनुमान बेनीवाल की कनेक्टिविटी हो रही है, लेकिन एक नेगेटिव पक्ष भी है कि जो लोग हनुमान बेनीवाल को ये मानते हैं कि यह जाटों के सबसे बड़े नेता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो या ऐसे वीडियो टेंशन वाले हैं कि ये तो सभी समाज के नेता बन रहे हैं। तो बहुत कुछ है, देखो राजनीति में सबकी अपने अपने सोचने के तरीके होते हैं। आज हनुमान बेनीवाल जब बीजेपी क्यूंसर में मीटिंग की तैयारी कर रही है, तब जयपुर में बाबूलाल बेरवा आत्महत्या मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। सीएम भजनलाल व डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर जितने तंज कसने, उतने तंज आज हनुमान बेनीवाल ने कसे हैं। तो हनुमान बेनीवाल क्यूंसर से लेकर जयपुर तक अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, अपने समाज के साथ साथ राजपूत समाज के साथ भी सक्रियता दिखा रहे हैं, ऐसी समाज के साथ भी सक्रियता दिखा रहे हैं, धरने पर जा रहे हैं। तो ये राजनीति करने का आरएलपी का या बेनीवाल का तरीका है, या फिर जो पीड़ित है उनके साथ खड़े रहने की उनकी इच्छा शक्ति कही जा सकती है। तभी तो जल भराव वाले मामले में उन्होंने लगभग गांवों का दौरा किया, या फिर हेड कांस्टेबल आत्महत्या मामले में वो जयपुर पहुंच गए। तो दूसरी तरफ बीजेपी तैयारी कर रही है उपचुनाव की, और तैयारी के साथ साथ वो चीजें भी देखी जा रही है कि पहले के चुनावों में हम लोग क्यों हारे, क्योंकि ज्योति मिर्धा जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है बीजेपी की, उनके मुंह से यह निकलना कि जयचंदों ने हरवा दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक प्रदेश उपाध्यक्ष अगर ये कहता है तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही की जानी चाहिए कि फिर उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश का प्रभारी
उन जयचंदों पर एक्शन लेगा। अब वो बैठक जो पहले अगस्त में होनी थी, पहले 27 तारीख फिर 30 तारीख तय की गई, लेकिन अब बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 2 सितंबर को होगी। तो 2 सितंबर तक हमें इंतजार करना होगा कि खींवसर के इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक किस तरीके की होती है और उस बैठक का सारांश क्या निकलता है। नमस्कार।